हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सीजीएल 2024 टीयर 1 के कल मार्क्स एसएससी ने डिक्लेयर करे थे, तो उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन हुआ है, नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से काम करता है और कितने रो स्कोर पे किस पर्टिकुलर शिफ्ट में किस कैटेगरी से कट ऑफ क्लियर हो रही है, कितने कितने मार्क्स आपके लगभग बढ़े होंगे जो एक्चुअली में है। ठीक है, कुछ लोगों को डाउट रहता है कि सर मेरे साथ इनजस्टिस हो गया नॉर्मलाइजेशन में, मेरे इतने नहीं बढ़े, मेरे दोस्त के इतने बढ़ गए, उसके पीछे का रीजन क्या है, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला क्या है, सारी चीजें इस वीडियो में डिटेल में समझ लेंगे जिससे कि आपको नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट ना रहे एसएससी के अंदर। ठीक है, एसएससी का आपको पता है पेपर मल्टीपल शिफ्ट में कराया जाता है। लगभग 18 लाख बच्चे पेपर में अपीयर हुए थे, 36 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा था, तो 36 लाख लोगों को एग्जाम कराना था, तो वो एक शिफ्ट में तो पॉसिबल नहीं है हो पाना। ठीक है, इतने सेंटर्स भी अवेलेबल नहीं है। ऐसा गवर्नमेंट ने इवन एक बार एनआरए सीईटी की बात करी थी, 3-4 साल तक वो इस बात को बोलते रहे एनआरए सीईटी होगा, ठीक है, हर डिस्ट्रिक्ट में टेस्ट सेंटर्स बनाए जाएंगे, ये होगा वो होगा, लेकिन वो अभी कुछ भी नहीं हुआ उस पर और ना ही आगे कुछ होना है जहां तक लग रहा है। अब तो गवर्नमेंट ने बोलना भी बंद कर दिया। ठीक है, तो हमें यह पता है जब इतने लाख बच्चों का एग्जाम होगा तो वो मल्टीपल शिफ्ट में होगा, और उसी चीज को जिससे कि किसी के साथ डिसएडवांटेज ना हो उसके लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। और ये भी पहले नहीं होता था एसएससी में, 2016 तक कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं था, 17 में भी कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं था। ठीक है, तो उस टाइम पे होता क्या था, जो इजी शिफ्ट वाले बच्चे थे वो सारे के सारे क्लियर कर जाते थे टीयर 1 को, और जिनकी शिफ्ट हार्ड पड़ जाती थी उनका सिलेक्शन के चांसेस ही खत्म हो जाते थे। तो लड़के सभी लोगों ने कैंपेन किया, तब जाके एसएससी में नॉर्मलाइजेशन आया, और जब से नॉर्मलाइजेशन आया है चीजें काफी हद तक बैलेंस्ड हो चुकी हैं टीयर 1 में। टीयर 2 में जब नंबर ऑफ शिफ्ट बहुत कम होती है उस केस में नॉर्मलाइजेशन की वजह से अगर शिफ्ट का लेवल थोड़ा बहुत भी 19-21 चेंज हो जाता है तो बहुत ज्यादा वेरिएशन आ जाता है। लेकिन जब बहुत ज्यादा शिफ्ट में पेपर कराया जा रहा हो तो वहां पे मस्ट है नॉर्मलाइजेशन होना ही चाहिए। और एसएससी का जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। हालांकि इसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स की अगर जरूरत हो तो शायद हो जाए, ठीक है, लेकिन फिलहाल जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है ये भी काफी हद तक ठीक है और चीजों को काफी हद तक बैलेंस कर देता है। ठीक है, तो ये नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला में आप देखेंगे जो मेन चीज होती है वो होती है आपका रो स्कोर। अब रो स्कोर भी कौन सा, पहले ये समझ लेते हैं। टीयर 1 एग्जाम हुआ, आपके 3 से 4 दिन में उसकी आंसर की आ जाती है। आंसर के आने के बाद आप क्वेश्चंस पर रिप्रेजेंटेशन फाइल करते हैं। अगर एसएससी ने कोई आंसर गलत दे रखा हो या क्वेश्चन की फ्रेमिंग में मिस्टेक हो तो आप 100 रुपए देते हैं ना उस चीज के लिए, आप क्वेश्चन पर रिप्रेजेंटेशन लगाते हैं कि भाई ये क्वेश्चन गलत है, आप सही कर लो। अब उसके बाद ये एसएससी तक पहुंचती है। अब एसएससी के ऊपर है कि भाई वो उस क्वेश्चन को जो आपने कहा कि रोंग है माने या ना माने। ठीक है, लॉजिकली उन्हें मानना चाहिए अगर वो एक्चुअली में रोंग है, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो रोंग क्वेश्चंस होते हैं, बच्चों ने बताया कि ये रोंग है, उन्होंने उसे नहीं माना और उसके बाद एडिटेड जो रोज आंसर की थी वही फाइनल आंसर की रह जाती है। कई बार वो चेंज हो जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि एक रो आंसर की होती है और एक फाइनल आंसर की आपकी आती है। इसके में जो स्कोर बनता है ना आपका वो अलग होता है। तो काफी बच्चे कहते हैं मैंने अलग अलग प्लेटफॉर्म से अपने आंसर की लिंक डाल के चेक करा था, स्कोर मेरा ये बन रहा था। अब जो एसएससी की वेबसाइट पे वो स्कोर अलग दिख रहा है, रो स्कोर की मैं बात कर रहा हूं, वो इस वजह से क्योंकि भाई फाइनल आंसर की में थोड़े बहुत चेंजेस हुए होंगे जो कि एसएससी जल्दी डिक्लेयर कर देगा। मेरे हिसाब से कर देनी चाहिए थी अब तक, लेकिन नहीं हुए तो 1-2 दिन में जल्दी एसएससी को कर देनी चाहिए। ठीक है, तो उसमें आप देखोगे तो रो स्कोर वो सेम ही आएगा। उसके ऊपर सभी बच्चों के रो स्कोर को यूज करते हुए जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है ये इंप्लीमेंट किया जाता है, और उसे इंप्लीमेंट करने के बाद आपका बनता है एक नॉर्मलाइज्ड स्कोर, और इसी के बेसिस पे बनती है कट ऑफ। ठीक है, तो पूरा का प्रोसेस ये रहता है एसएससी के अंदर नॉर्मलाइजेशन का कि कैसे स्कोर वेरी करते हैं और कैसे कैसे चीजें होती हैं। तो आई थिंक आपके सारे डाउट्स जो ऊपर के डाउट्स थे कि सर रो स्कोर चेंज हो गया वो सब यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अब बारी आती है यहाँ पे एसएससी क्या गड़बड़ करती है आज के टाइम पे, वो ये चीजें सारी एक साथ दे देना तो आधी कंफ्यूजन खत्म हो जाए। आई डोंट नो बच्चों के दिमाग में इतनी कंफ्यूजन क्यों पैदा होती है, या फिर वो क्यों साथ के साथ ये काम नहीं करते कि भाई पहले आपके फाइनल आंसर की दे दो, रो स्कोर दे दो, आपके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स दिखा दो और साथ के साथ कट ऑफ दे दो। ये चारों काम एक साथ होने चाहिए। ये नहीं कि भाई पहले कट ऑफ आ गई उसके 15 दिन के बाद तो हम मार्क्स डिक्लेयर करेंगे, फिर उसके बाद हम उसके कुछ दिन के बाद आंसर की। बच्चा कंफ्यूजन में रहता है कि मेरे साथ हुआ तो हुआ क्यों। अब भाई जो पुराने बच्चे हैं उन्हें तो ये सारी चीजें पता है, जिन्होंने 2022 भी दिया, 23 भी दिया, 21 भी दिया, 20 भी दिया, उन्हें सारे प्रोसेस को अच्छे से पता है। लेकिन जो नया बच्चा होता है ना जिसने पहली बार 2024 दिया, वो कंफ्यूज ही रहता है कि यार ये क्या हो रहा है, पहले आंसर की दी उसमें मेरा स्कोर इतना बन रहा था, अब मैं एसएससी की वेबसाइट पे मार्क्स देख रहा हूं तो मेरे कुछ अलग दिखा रहा है, रो स्कोर अलग दिखा रहा है, एक नॉर्मलाइज्ड स्कोर है वो अलग दिखा रहा है। अब ये क्या है नॉर्मलाइजेशन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फाइनल आंसर की कब आएगी ये नहीं पता, क्या बदलाव हुए उसके आंसर की मुझे ये नहीं पता। तो ये सारी चीजें ना अलग अलग टाइम पे ना होने की जगह एक साथ होनी चाहिए। और प्रोसेस भी यही है भाई, पहले इनिशियल आंसर क्या है रिप्रेजेंटेशन, फिर फाइनल आंसर की बनी ना तो पहले फाइनल आंसर की दो, फिर रो स्कोर आया और उससे नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला नॉर्मलाइज्ड स्कोर आया, फिर ये दोनों चीजें दो
और उसके बाद आप कट ऑफ डिक्लेयर करो। क्या दिक्कत है इस चीज में, है ना। तो प्रोसेस को जैसा है वैसे ही एसएससी को करना चाहिए। ये नहीं कि पहले रॉन्ग आंसर ले ली, फिर कट ऑफ दे रहे हैं, फिर रो स्कोर नॉर्मलाइज स्कोर दे रहे हैं, उसके कुछ दिन के बाद फाइनल आंसर की। इसका कोई सेंस नहीं बनता। तो ये चीज सुधारनी चाहिए एसएससी को। जिस प्रोसेस में रिजल्ट बना रहे हो उसी प्रोसेस में दो ना सारी चीजें, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो बेकार में नए बच्चों को। चलो, ये नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। इसमें क्या है कि बच्चों के क्या क्या चीजें देखी जाती है। एक तो जो कैंडिडेट है उसके नॉर्मलाइज्ड मार्क्स देखे जाते हैं, ठीक है, कि कितने बने और कौन सी पर्टिकुलर शिफ्ट में बने, ठीक है। तो क्या क्या चीजें मैटर करेंगे आप ध्यान से यहां पे देखिए। एक तो आपकी शिफ्ट कौन सी है, ये मैटर करेगी। एक मैटर करेगा कि आपका रो स्कोर कितना है। एक मैटर करेगा टॉप 0.1% का स्कोर्स क्या है कंसीडरिंग ऑल द शिफ्ट्स। एक फैक्टर ये भी हो गया। एक है सम ऑफ द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑल द कैंडिडेट्स इन द एग्जामिनेशन कंसीडरिंग ऑल द शिफ्ट्स। ऑल शिफ्ट्स को कंसीडर करके उनका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या बन रहा है ये। एक फैक्टर है एवरेज मार्क्स ऑफ टॉप 0.1% स्टूडेंट्स इन अ पर्टिकुलर शिफ्ट। जिस शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ उस शिफ्ट के टॉप 0.1% लोगों का स्कोर कितना है, इस पे भी आपका नॉर्मली स्कोर मैटर करेगा। एक मैटर करेगा सम ऑफ मीन मार्क्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ योर शिफ्ट। जिस शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया उसका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, ठीक है। एक आपका जो स्कोर आया उस पर्टिकुलर शिफ्ट में वो मैटर करेगा, जो आपका रॉ स्कोर है, ठीक है। और एक है सम ऑफ मीन मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट्स इन दिस शिफ्ट हैविंग मैक्सिमम मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्क्स ऑफ कैंडिडेट्स इन द एग्जामिनेशन कंसीडरिंग ऑल शिफ्ट्स। तो ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए ये आपका एक नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला बनाया गया है। जो अगर आप डेटा सारा मुझे दे दोगे, मान लो 18 लाख बच्चे पेपर में अपेयर हुए, अगर आप सारा डेटा मुझे देते हो मैं भी ये फॉर्मूला एक्सेल में आराम से लगा सकता हूं और आपको नॉर्मलाइज को साथ के साथ भी दिख जाएंगे। लेकिन इतना डेटा होता नहीं, इसलिए नॉर्मलाइजेशन जो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे देखते हो या मैं बताता हूं उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है। लेकिन कोर कंसेप्ट अगर आप नॉर्मलाइजेशन का समझेंगे तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है कि चीजों को बैलेंस करना। बैलेंस इन द सेंस, मान लो हमारे पास क्या है, दो शिफ्ट हैं, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। एक शिफ्ट में एवरेज स्कोर चल रहा है हमारा कितना, एक शिफ्ट में एवरेज स्कोर चल रहा है 150। एक दूसरी शिफ्ट है जिसमें एवरेज स्कोर चल रहा है क्या, 130। अब भाई इस शिफ्ट के बच्चों का कम आ रहा है, इस शिफ्ट के बच्चों का ज्यादा स्कोर आ रहा है। तो हमारा पर्पस नॉर्मलाइजेशन से क्या होना चाहिए, हमें क्या करना है कि भाई दोनों के बैलेंसिंग होने चाहिए। या तो ये तरीका हो कि भाई इसके भी 10 नंबर घटा दो, इसके 10 नंबर बढ़ा दो तो बैलेंस हो गया, या फिर हो सकता है इसके 20 नंबर घटा दो तो बैलेंस हो गया। लेकिन जो एसएससी का फॉर्मूला क्या करता है, जो ये फॉर्मूला है इसमें मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि जो इसके तो कुछ छिड़ेंगे नहीं, हो सकता है इसके 1-2 नंबर डिक्रीज हो जाए, जनरली ऐसा रहता है, और इसके क्या हो जाएंगे लगभग 20 नंबर के आसपास बढ़ जाएंगे। तो बैलेंसिंग क्या हो जाएगी, दोनों के नंबर, इस शिफ्ट का एवरेज और इस शिफ्ट का एवरेज लगभग बराबर हो जाएगा। अब यहां पे मैं एवरेज बस समझाने के लिए बोल रहा हूं, एक्चुअली में एवरेज नहीं होता, मैंने बताया इतने सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन जो मेजर काम होता है वो यही होता है कि बैलेंसिंग हो जाए कि किसी को अनड्यू एडवांटेज ना मिले। तो इसी बेसिस पे मैं तो एवरेजेस के बेसिस पे आपको नॉर्मलाइजेशन अप्रोक्सीमेट बताता हूं, ठीक है। कुछ लोग फॉर्मूला भी इंप्लीमेंट करते हैं, उससे भी लगभग सिमिलर सी चीजें, थोड़ा बहुत बदलाव आता है, तो वो सारी की सारी चीजें। लेकिन आपको पर्पस समझ में आ गया नॉर्मलाइजेशन का क्या है। अब आपके 2024 के टीयर 1 के आप यहां पे एक बार कट ऑफ देख लीजिए, हर कैटेगरी की कितनी कितनी है, क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूं किस रो स्कोर पे क्या कट ऑफ क्लियर हो रही है, ठीक है। मैंने डेटा कलेक्ट किया था उसके बेसिस पे बताऊंगा, और किस शिफ्ट में कितने बच्चे एवरेज क्या ला रहा है और उसका कितना इंक्रीज हो रहा है, वो सारा डेटा 36 की 36 शिफ्ट को मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। सबसे पहले तो आप देख लीजिए यहां पे, देखो डेटा में थोड़ा बहुत प्लस माइनस 0.5 का एरर हो सकता है, जो मैं यहां पे वैल्यूज लिख रहा हूं, क्योंकि आपके डेटा पे बेस्ड चीजें बनाई गई है। वेरीफाई हमने ज्यादातर एंट्रीज करी है, फिर भी एक आधी एंट्री में थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, पॉइंट में बच्चे वैल्यू डालने में भी गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए 0.5 तक का वेरिएशन आप हो सकता है, इससे जो मैं बता रहा हूं वो ना हुआ हो। अगर आप ध्यान रखिएगा आपका, चलो इस वाले से देख लो तो ज्यादा बेटर होगा। ये आपकी कट ऑफ है कैटेगरी वाइज, एसटी कैटेगरी की, एससी कैटेगरी की, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और यूआर कैटेगरी की। तो जहां पे एससी कैटेगरी की कट ऑफ 111.89 है, तो अगर एक बंदा एससी कैटेगरी का 9 सितंबर की शिफ्ट में 100.05 लेके आ रहा है ना, तो उसकी कट ऑफ क्लियर हो जा रही होगी। अब ये 100.05 लिखा है, लेकिन प्लस माइनस 0.5 का एरर भी लिखा, क्योंकि लिखने में गलती हो सकती है, ठीक है। तो हो सकता है ये 100.05 लिखा हो सकता है 99.5 पे भी किसी का बच्चे का क्लियर हो रहा हो, या 100.5 पे भी क्लियर हो रहा हो। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक बच्चा 105 नंबर रो स्कोर लेके आया इस पर्टिकुलर शिफ्ट में ऑन द बेसिस ऑफ फाइनल आंसर की, और उसका लिस्ट में नाम नहीं है या उसका क्लियर नहीं हुआ। क्या ये चीज समझ में आ गई। ऐसे ही आप यहां पे शिफ्ट 2 का, शिफ्ट 3 का, सारे का, एसटी कैटेगरी का देख लो, एससी कैटेगरी का देख लो, कितने मार्क्स पे कट ऑफ क्लियर हो रही है किस पर्टिकुलर शिफ्ट में, अगर कट ऑफ हमारी इतनी है। ऐसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, ओबीसी कैटेगरी का और यूआर कैटेगरी का। अब मैं यूआर कैटेगरी पे मेनली आता हूं,
9 सितंबर की शिफ्ट 1 में अगर आपका स्कोर 139.71 से ज्यादा आया है तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो गई होगी, जो कि 153 गई है। यहाँ पे 143.49 आया होगा तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो गई होगी, जो कि 153 गई है। 144.6 आया होगा तो कट ऑफ क्लियर हो गई होगी। इस तरीके से चीजें चल रही हैं। तो आपको यह भी पता चल रहा है कि आपका भाई स्कोर जिस हिसाब से है, अपने रो स्कोर के आसपास देखोगे तो आपको पता चलेगा क्या लगभग इतने का इंक्रीमेंट हो रहा है, नहीं हो रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास यहाँ पे इस शिफ्ट में 100.05 है, कोई भी कैटेगरी से हो आप, तो जो इंक्रीज हुआ होगा लगभग 11.84 के आसपास हुआ होगा। अगर आपका 9 सितंबर की शिफ्ट 1 में से 129.0 मार्क्स है, तो जो आपके मार्क्स इंक्रीज हुए होंगे ना, वो लगभग 13 के आसपास इंक्रीज हुए होंगे। क्या ये चीज आप सभी लोगों को समझ में आ रही है? मैं किस तरीके से आपको बता रहा हूं। तो जिन लोगों को लगता है कि उनके साथ अनफेयर हुआ है नॉर्मलाइजेशन में, गलत मार्क्स इंक्रीज या डिक्रीज हुए, तो भाई आप यहां से मैच कर लो कि ऐसा ही हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वेरिएशन ज्यादा आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि सर आप कह रहे हो मेरे इतने मार्क्स हैं, इस मार्क्स पे आप लगभग कह रहे हो कि लगभग इतने बढ़ने चाहिए, आप कह रहे हो 5 बढ़ने चाहिए, मेरे तो 20 बढ़ गए। तो बताओ आप कमेंट सेक्शन पर, मुझे प्रूफ दो। ठीक है, बात करेंगे उसके ऊपर, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जितना मैं बता रहा हूं लगभग वैसी सी चीजें चलेंगी। अब कुछ शिफ्ट्स में मार्क्स इंक्रीज, ज्यादातर शिफ्ट्स में मार्क्स इंक्रीज होते हैं, जो इजीएस्ट शिफ्ट होती है, कुछ शिफ्ट्स में मार्क्स डिक्रीज भी हुए हैं। जैसे यहाँ पे 23 सितंबर की शिफ्ट 2, अगर आप यहाँ पे कितना 23 सितंबर की शिफ्ट 2 में 114.29 नंबर लाने पड़े एसटी कैटेगरी से कट ऑफ को क्लियर करने में, क्योंकि यहाँ पे मार्क्स डिक्रीज हो रहे हैं, इतना ला रहे हो। और इससे ज्यादा स्कोर करते रहोगे तो आप मार्क्स धीरे धीरे जो डिक्रीज हो रहा है वो कम होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके मार्क्स डिक्रीज होने बंद हो जाएंगे, बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। अभी ग्राफ के थ्रू सारी चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। क्लियर हो गया? तो नॉर्मलाइजेशन इस तरीके से हुआ है, आप यहां पे देख सकते हैं। अगर मैं आपको यहां पे आप जूम वर्जन में देखना चाहो तो यहां पे देख सकते हैं कि किस रो स्कोर पे क्या क्या कट ऑफ जा रही है, मतलब किस रो स्कोर पे किस कैटेगरी से कट ऑफ क्लियर हो रही है। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर प्रैक्टिस करना चाहो, जो मैंने आरबी की वेबसाइट पे भी डाले हुए हैं, या आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे मिलेगी, उसमें आप यहां पे देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर शिफ्ट में इतना स्कोर अगर आपका आ जाता रो स्कोर, तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो जाती। काफी बच्चों को यह भी रहता ना, सर प्रीवियस ईयर पेपर दे रहे सर कितने नंबर लेके आए कि हमारा कट ऑफ क्लियर हो जाता है इस पर्टिकुलर एग्जाम के अंदर। तो वो वेरी करेगा ना, हर दिन का पेपर का लेवल अलग है। तो मैं ये तो नहीं कह सकता ना भाई आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो आप 100 नंबर ले आओगे तो सारी शिफ्ट के लिए काफी है, या आप 105 नंबर ले आओगे काफी है। कुछ में 100 नंबर भी लाने पड़ेंगे और कुछ में आपको ज्यादा नंबर भी लाने पड़ेंगे, 115 भी लाने पड़ेंगे। और जो आप जनरली बात करते हैं कि सर सेफ स्कोर बता दीजिए, टारगेट स्कोर बता दीजिए, वो भी वेरी करेगा ना पेपर के लेवल के हिसाब से। मैं मॉक का एनालिसिस कराता हूं आपका आरबी लाइव मॉक्स का, तो उसमें भी कट ऑफ रो हमेशा एक तो नहीं कहता कि 300 नंबर आ गए तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बनेंगे। किसी में 280 होते हैं, किसी में 320 भी होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी पेपर लेवल। तो वही सारी की सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रहा हूं। तो आप ये देखिए, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये आपको उसमें काफी मदद करेगा। अगर मैं एवरेज में देखूं, एवरेजिंग आउट कर दें अगर हम, तो इतनी कट ऑफ अगर एसटी कैटेगरी की आपकी गई थी तो आपको 104.93 मतलब 105 नंबर एवरेज में अगर एसटी कैटेगरी का बंदा लेके आ रहा है तो उसकी कट ऑफ क्लियर हो जा रही है। अगर एक मॉडरेट लेवल की शिफ्ट है, इजी है तो ज्यादा लाने पड़ेंगे, कम है हार्ड है तो कम लाने हैं। ठीक है, ऐसे ही यहां पे ये हो गया आपका उसका। फिर ये एससी कैटेगरी का आ गया, इसमें एवरेज में 119 लाने हैं। यहां पे अगर मैं बात करता हूं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से 133 एवरेज में चाहिए थे आपका, यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी से 138 और अनरिजर्व कैटेगरी से जो एवरेज में नंबर चाहिए थे वो 145 चाहिए थे आपको। ठीक है, रो स्कोर एक मॉडरेट शिफ्ट में। ठीक है, जो लोग पूछे थे सर अगले साल की तैयारी करेंगे तो क्या होना चाहिए, भाई एग्जैक्टली तो कुछ नहीं कह सकते, कंपटीशन क्या होगा, वैकेंसी क्या होगी, कुछ नहीं पता। ठीक है, हर साल बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे कट ऑफ में चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश करा करिए, अगर पिछले साल जैसा कॉम्पिटिशन सारी चीजें पिछले साल से चली तो हर साल कॉम्पिटिशन के बेसिस पे 5, 10 कितना भी बढ़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन वेरिएशन। तो उससे तो ज्यादा एटलीस्ट आप प्रिपेयर करके चलिए। यहाँ पे 145 है तो एटलीस्ट आप ये मान के चलिए कि मॉडरेट शिफ्ट के अंदर 150 का तो मिनिमम आपको टारगेट रखना है, और हो सकता है वो 155 का हो सकता है 155 से भी ज्यादा का हो। वो तभी पता चलेगा जब एग्जाम होगा और उस टाइम पे क्या कॉम्पिटिशन होगा, वैकेंसी होगी, और वो चीज प्रेडिक्ट भी नहीं की जा सकती। ठीक है, वो गड़बड़ हो जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इस बार कट ऑफ का एनालिसिस मैंने किया था, सही नहीं गया। ठीक है, मेरा क्या, किसी का भी यूट्यूब पे जिसने भी किया है सबका, किसी का भी मेरे नहीं लगता कि सही गया होगा। 153 कट ऑफ प्रिडिक्ट करी होगी, और एनालिसिस गलत हो गया तो हो गया। ठीक है, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसलिए हमेशा एनालिसिस से पहले बोलता हूँ कि भाई एनालिसिस का एक आइडिया के लिए जब तक ठीक चल रहा है, ठीक है, हो सकता है गलत हो जाए। ठीक है, कुछ फैक्टर्स मिस कर दिए हों, या फिर कई बार ऐसा हो जाता है कि जो चीजें तुम लेके चल रहे हो बच्चे उससे ज्यादा हैं, या और भी चीजें हैं, तो वो कभी भी गलत हो सकता है। तो उसे एक आइडिया के लिए ही रखना चाहिए आप सभी लोगों को। बाकी अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो आप यहाँ पे डेटा के हिसाब से, अगर यूआर की कट ऑफ के हिसाब से मैं देखूं तो हर शिफ्ट में इतने इतने रो स्कोर पे नॉर्मली स्कोर लगभग इतना बन रहा है, इतने मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं, और हार्डनेस का लेवल भी आपको दिख रहा है कि कौन सी शिफ्ट कितनी हार्ड थी, कितनी नहीं थी। अब मैं थोड़ा सा और आगे चलता हूं, यहाँ पे हार्डनेस के बेसिस पे अगर मैं
सारी शिफ्ट को लगा दूं तो सबसे जो हार्ड शिफ्ट गई है वो 17 सितंबर की शिफ्ट 3 गई है, जिसके अंदर एवरेज में 20 नंबर से ज्यादा बढ़े हैं बच्चों के। ठीक है, इतना रो स्कोर आ रहा है तो इतने नंबर बन रहे हैं नॉर्मलाइजेशन के बाद। 18 सितंबर की शिफ्ट 3 आप देखेंगे 17.83 इंक्रीज हो रहा है, फिर 12 सितंबर की शिफ्ट 3 15.93। इस तरीके से हार्डनेस के लेवल पे शिफ्ट बटी हुई है। अगर मैं यहां पे देखूं सबसे इजीएस्ट शिफ्ट जो रही वो 23 सितंबर की शिफ्ट 2 रही, जिसमें आप देखेंगे आपके जो मार्क्स हैं, अगर 153 आपकी कट ऑफ गई है, लगभग उतने ही लाने पड़े आपको कट ऑफ को क्लियर करने में, और इससे कम लाए होंगे तो आपके हो सकता है घट भी गए हो। ठीक है, यहाँ पे ये 0.01 लिख रहा है, लेकिन हो सकता है यहाँ पे -0.5 हो या +0.5 हो, वो एक आइडिया से थोड़ा आप देख लेना, थोड़ा बहुत एरर होता है डेटा एंट्री में। अगर मैं ओवरऑल यहाँ पे देखता हुआ चलूं तो कुछ जैसे ये वाली शिफ्ट है आपकी, तो लगभग इसमें कट ऑफ जितने आपको लाने पड़े, इजीएस्ट शिफ्ट जो होगी उसमें आपको एवरेज से अच्छे नंबर लाने ही पड़ेंगे, वरना आपके मार्क्स डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये चीज हमने पहले भी कई बार डिस्कस करी है। इस तरीके से सारी शिफ्ट्स का आप डेटा देख सकते हैं कि किस तरीके से क्या क्या चीजें चली हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद एक्चुअल डिफरेंस जो नॉर्मलाइजेशन में रहा, ठीक है, बट एक पर्टिकुलर शिफ्ट में, यहाँ पे अब मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का ले रहा हूं क्योंकि जो मेरे हिसाब से कट ऑफ जानी चाहिए थी अनरिजर्व कैटेगरी की 143 के आसपास थी, कट ऑफ गई 153, तो 10 नंबर ज्यादा गई एक्सपेक्टेड से। ठीक है, तो कट ऑफ एनालिसिस वाज अ फेलियर दिस टाइम। अगर मैं यहाँ पे देखता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे जो रो स्कोर है उस केस में जब मैंने बताया था, और नॉर्मलाइज स्कोर अभी का अगर मैं देख रहा हूं तो लगभग इतना इतना मार्क्स इंक्रीज हो रहा है हर शिफ्ट के अंदर। और ये चीज मैंने आपको जब एनालिसिस किया था तब भी बताया था कि हर शिफ्ट में लगभग इतना इतना बढ़ेगा। आप देखेंगे ज्यादातर में चीजें लगभग सिमिलर है, +-2 के गैप में सारी शिफ्ट में चेंजेस आए हैं, जो भी आपको नॉर्मलाइजेशन के बाद एक्सपेक्टेड बताया गया था। और मैंने भी ऐसा कुछ नहीं कि बहुत बड़े नॉर्मलाइजेशन के फॉर्मूला लगा के ये चीज बताई थी कि लगभग नॉर्मलाइजेशन में ऐसी चीजें होंगी, वो एक आइडिया पे बताया था। मैंने कहा फाउंडेशन क्या है कि एक तरीके से बैलेंसिंग आउट करना, कि जहां इजी शिफ्ट है उसमें मार्क्स बढ़ेंगे, सॉरी जो इजी शिफ्ट है उसमें थोड़े बहुत घट भी सकते हैं या एज इट इज रहेंगे, और जो आपकी हार्ड शिफ्ट है उसमें मार्क्स इंक्रीज होंगे। वही फाउंडेशन है, उसी चीज को ध्यान में रखते हुए छोटे डेटा पे काम किया था हमने। तो मैंने आपको बताया लगभग इतने इतने बढ़ेंगे, और लगभग वैसी वैसी चीजें यहाँ पे चल रही है। 2 से 3 नंबर का गैप तो ऑब्वियसली नॉर्मलाइजेशन में आ ही जाता है। और यहाँ पे अगर मैं देखूं जो मैंने एक्सपेक्ट किया था एवरेज में कि लगभग 6.5 के आसपास नंबर्स बढ़ेंगे, और यहाँ पे बढ़े हैं 8.5 के आसपास, तो 2 नंबर तो वैसे ही नॉर्मलाइजेशन में बच्चों को जो थे उससे ज्यादा मिल गए। ठीक है, और बाकी और तो डिफरेंसेस रहे ही हैं। बाकी नॉर्मलाइजेशन को अगर आपको अच्छे से समझना है कि कितने मार्क्स पे कितने कितने इंक्रीज होते हैं, एक छोटा सा फंडा समझ लो, जितना ज्यादा आप स्कोर करोगे उतने ज्यादा आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे नॉर्मलाइजेशन में। मैक्सिमम शिफ्ट्स में तो यही होता है। कुछ शिफ्ट्स गिनी चुनी 2 से 4 शिफ्ट होती हैं सारे शिफ्ट्स को मिला के, कि आप ज्यादा स्कोर करोगे रो स्कोर, तो जो इंक्रीज होने ना मार्क्स वो थोड़े कम इंक्रीज होंगे। ठीक है, ये मैं आपको अभी ग्राफ्स की मदद से सारे केसेस समझा देता हूं, जिससे कि नॉर्मलाइजेशन में फिर आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, और आपकी सारी शिफ्ट्स का डेटा भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम लेते हैं ईजीएस्ट शिफ्ट जो हमारी 23 सितंबर की शिफ्ट 2 थी। इसके अंदर आप देखेंगे ना तो मेरे मार्क्स क्या है, 118 रो लेके आ रहे हो तो मार्क्स आपके घट गए, 2.17 डिक्रीज हो गया। जैसे जैसे आपके मार्क्स बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, जो डिक्रीज था वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, और आप देखेंगे एक पॉइंट ऐसा आया 154 मार्क्स के आसपास, कि आपने जब स्कोर किया इतना तो कुछ नहीं, ज्यादा चेंज नहीं आ रहा। इससे ज्यादा स्कोर करोगे तो मार्क्स इंक्रीज होंगे, इससे कम स्कोर करोगे तो मार्क्स डिक्रीज होंगे। समझ में आया? ईजीएस्ट शिफ्ट में जनरली ग्राफ हमारा इस तरीके से ही चलता है। इसे अगर मैं ग्राफ की फॉर्म में समझाने की कोशिश करूं तो आप यहां पे ध्यान से देखिए, यही डेटा मैंने ग्राफ की फॉर्म में प्लॉट किया है। आप देखेंगे यहां पे ये है आपका रो स्कोर, ब्लू से क्या है आपका रो स्कोर है, ब्लू से, येलो से आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर है, येलो या ऑरेंज, और उसके बाद आपका ये मार्क्स कितने इंक्रीज हुए वो नीचे अलग से दिख रहे हैं। तो आप देखेंगे मार्क्स यहां पे डिक्रीज हो रहे थे, और इसी शिफ्ट में अगर कोई बच्चा ऐसा भी होगा जिसके 60 नंबर आए होंगे, तो हो सकता है उसके 60 से डिक्रीज होकर कितने हो गए हो, उसके 50 ही रह गए हो। ऐसा भी हो सकता है शिफ्ट में अगर आप नीचे जाते रहोगे तो। ठीक है, तो एक आइडिया। अब यहां पे आप देखेंगे मार्क्स क्या हो रहे हैं, यहां पे डिक्रीज होते जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे एक पॉइंट ऐसा आया हमारा 150 मार्क्स के आसपास, यहां पे 154 पे, कि अब इससे ज्यादा लेके आओगे तो मार्क्स इंक्रीज करेंगे, कम लेके आओगे तो डिक्रीज करेंगे। वही जितना कम स्कोर है उतना कम इंक्रीज होगा आपके मार्क्स में, जितना ज्यादा स्कोर करोगे उतने ज्यादा मार्क्स इंक्रीज होंगे। ये वही चीज को फॉलो कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो थ्रेशोल्ड पॉइंट था, आप यहां पे मान के चलिए कि ये वाला पॉइंट था यहां पे, ठीक है। अब ऐसे अगर हम बात करें 17 की शिफ्ट 3, ये हमारी हार्डेस्ट शिफ्ट थी। इसमें आप देखेंगे हर एक शिफ्ट में लगभग हमारा क्या हो रहा है, 20 के आसपास ही मार्क्स बढ़ रहे हैं। अगर आप 82 ला रहे हैं तो 20.04, और अगर आप 158 ला रहे हैं तो 20.5 तक भी मार्क्स इंक्रीज हो रहे हैं। इस तरीके से आपका एक गैप दिख रहा है। तो आप देखें कंसिस्टेंटली हमारा जो इंक्रीज है
ये रो स्कोर, ये नॉर्मलाइज स्कोर, लगभग इतना चल रहा है। ये सारी की सारी चीजें ग्राफ, ये सारे के सारे किससे बनते हैं, जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला है उसी को यूज करते हुए सारी की सारी चीजें होती है कि किस तरीके से मार्क्स इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे जिससे कि किसी के साथ भी अनड्यू एडवांटेज ना हो, चीजें काफी हद तक बैलेंस्ड रहे। नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अगर पेपर में लेवल थोड़ा बहुत चेंज है तो काफी हद तक अच्छे तरीके से काम करता है, लेकिन बहुत ज्यादा वेरिएशन हो जाए पेपर के लेवल में तो अब्रप्टली बिहेव करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हमने देखें तो ज्यादा कुछ बहुत मेजर चेंजेस नहीं है। यहाँ पे 20 नंबर तक है, सीजीएल 2019 में, सीजीएल 2018 में हमने 40-40 नंबर का गैप भी देखा हुआ है नॉर्मलाइजेशन रो स्कोर और फाइनल नॉर्मलाइज स्कोर के अंदर। तो वेरिएशन इससे ज्यादा भी एसएससी में आया हुआ है, तो काफी हद तक मैं कहूंगा 2019-20 18-19 से कंपेयर करूं तो पेपर को थोड़ा बैलेंस्ड बनाया है। लेकिन बैलेंस्ड क्या करा, इजी कर दिए सारे के सारे पेपर, ठीक है। पहले के कंपैरिजन में अगर आप आज भी 2018-19 का पेपर देके देखो और 2024 का पेपर देखो तो आपको पेपर में डिफरेंस समझ में आएगा। और 2019 छोड़ो, 20 और 21 का लेवल बहुत बढ़िया था टीयर 1 का। 2020 या 2021 का टीयर 1 का पेपर आप देके देखो, उनका लेवल क्या था, और 2024 का देखो, काफी ज्यादा मेजर डिफरेंस आपको दिखेगा। 2024 का ले लो, 2023 का ले लो या 2022 का ले लो, इन तीनों लेवल से इनका कंपेयर करके देखो, टीयर 1 में काफी डिफरेंस है। एसएससी को अपने पेपर का लेवल मेंटेन करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इतना अगर पेपर का लेवल ही मेंटेन्ड नहीं होगा तो अच्छे बच्चे और बहुत अच्छे बच्चों में डिफरेंस क्रिएट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से दिक्कतें काफी हो सकती हैं। अगर मैं आगे बात करता हूं, यह है 25 सितंबर की शिफ्ट जो कि एक मॉडरेट शिफ्ट है, जिसमें एवरेज में आप देखेंगे यहां पे बच्चा अगर 100 स्कोर कर रहा था तो 100 के 2 नंबर ही बढ़े, 102। ये वाली एंट्री हो सकता है इसमें थोड़ी दिक्कत हो, तो इसे ज्यादा ध्यान मत देना। बाकी अगर वैसे हो सकता है सही भी हो, ठीक है। बाकी थोड़ा वेरिएशन ज्यादा दिख रहा है इसलिए मैंने बोला। बाकी 113 है, 113 पे 117 बन रहे हैं, लगभग 4.41। जितना ज्यादा आप रो स्कोर करते चले जाओगे आपके जो इंक्रीज है मार्क्स में वो उतने ज्यादा होते चले जाएंगे। और ये कैसे डिसाइड होता है, मल्टीपल फैक्टर्स जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताए, और जो है यही हमें मान के चलना। आप देखेंगे ग्राफ कुछ इस तरीके से चलेंगे, जो ये गैप है ना ये हर बार बढ़ता चला जाएगा। ये हमारा इस शिफ्ट में आपको दिख रहा है, जनरली यही चीज होती है ज्यादातर शिफ्ट में। हार्ड शिफ्ट में लगभग फ्लैट ग्राफ बनता है, जो गैप है वो लगभग सिमिलर सा रहता है हार्ड शिफ्ट में। और इजी शिफ्ट में भी आप देखेंगे जो गैप है यहां से लेके यहां तक वो इंक्रीज होता रहेगा धीरे धीरे। मार्क्स क्या है, माइनस से लेके ये ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ऊपर की साइड जाएगी इंक्रीज इन मार्क्स की। यहां पे भी जो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है लगभग फ्लैट है और यहां पे ऊपर की साइड जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़े डेटा तो ज्यादा था मेरे पास, लिमिटेड थोड़ी एंट्रीज हटा के, जिससे कि आपको चीजें समझ में आए, उस तरीके से मैंने आपको ये डेटा दिखाया किस तरीके से चलता है। मेन रीजन ये सारी चीजें होने का ये फॉर्मूला है, और काफी हद तक इसमें चीजें सही तरीके से होती हैं। इसका कोई ऑल्टरनेट मेथड आएगा जिससे थोड़ा और बेटर नॉर्मलाइजेशन को बनाया जा सके, बिल्कुल ऐसे मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन खामियां सभी मेथड्स में हो सकती हैं, ठीक है। तो ये एक अलग विषय है जिसके ऊपर अगर चाहें तो नॉर्मलाइजेशन को और बेहतर कैसे बनाया जा सके और क्या क्या चीजें की जाए वो अलग तरीके से बात की जा सकती है। लेकिन काफी हद तक टीयर 1 के लेवल पे तो ये फॉर्मूला काफी हद तक काम सही करता है, ये मुझे लगता है पर्सनल लेवल पे, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे टीयर 2 में नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, मुझे ये ज्यादा अच्छा लगता है कि नॉर्मलाइजेशन ना हो, एक शिफ्ट में पेपर हो तो सबसे सही तरीके से चीजें होती हैं। ना ही कोई टीचर आगे सोल्व करा पाता पेपर को पहले, जिससे कि दूसरी शिफ्ट में अनड्यू एडवांटेज मिले और इस तरह की चीजें हो, ठीक है। और पेपर का लेवल अगर एसएससी गलती से बैलेंस नहीं कर पाता, एक शिफ्ट इजी एक शिफ्ट हार्ड दे दे, तो उस केस में क्योंकि 2 ही शिफ्ट है तो वेरिएशन काफी ज्यादा आ जाता है, तो उसमें दिक्कतें और ज्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो टीयर 2 में नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, सिंगल शिफ्ट में एग्जाम होना चाहिए, ये मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूं। इस बार 2 शिफ्ट में होगा तो देखते हैं क्या होता है। एसएससी से रिक्वेस्ट है कि किसी तरीके से अगर एक शिफ्ट में पेपर हो जाए तो अच्छा रहेगा। और जब नंबर ऑफ शिफ्ट कम होती है फिर बच्चों की कंप्लेंट ये भी रहती है कि सर बहुत दूर दूर सेंटर्स डाल दिए गए, ठीक है। तो इसमें मैं ज्यादा जाना नहीं चाहता, लेकिन एसएससी को कोशिश यही करनी चाहिए कि जो एग्जाम सेंटर है वो एक सिंगल शिफ्ट में हो तो ज्यादा सही रहता है, नॉर्मलाइजेशन की जरूरत ना पड़े, वो सबसे बेस्ट सिनेरियो रहता है। क्योंकि यहाँ पे बैलेंसिंग करनी पड़ रही है, अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं है तो कोई बैलेंसिंग की जरूरत ही नहीं है, पहले से सब कुछ बैलेंस्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इंडिविजुअल शिफ्ट्स में जिन बच्चों के मार्क्स आए हैं वो एक बार देख लो। जैसे 9 सितंबर की शिफ्ट 1, अगर आपका रो स्कोर इतना है तो लगभग इतना नॉर्मलाइज बना होगा, इतने इंक्रीज हुए होंगे। तो जितना आप रो स्कोर करोगे उसके बेसिस पे आपको नॉर्मलाइज स्कोर बनेगा। ये नहीं है कि भाई मेरा भी 9 सितंबर की शिफ्ट में था, मेरे दोस्त का भी, उसके 15 नंबर बढ़ गए, मेरे 10 नंबर बढ़े, ऐसा क्यों हो गया भाई? ये इसलिए होगा क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन रो स्कोर, जितना आप स्कोर करोगे रो, उसके बेसिस पे ही आपको नॉर्मलाइज स्कोर डिसाइड होगा।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से चीजें चल रही हैं। ठीक है, 99 पे 11.84 मतलब 12 के आसपास बढ़ रहे हैं, लेकिन 170 पे वहीं एक बच्चे के 14 या 15 नंबर भी बढ़ रहे हैं। इस तरीके से चीजें चल रही है। अगर आपका इससे हटके कुछ चल रहा है तो बात अलग है, बाकी इस तरीके से ही चलना चाहिए। ये 9 सितंबर की शिफ्ट 2 है। शिफ्ट 3 स्क्रीनशॉट लेना ले लेना, मैं आगे बढ़ता जा रहा हूं। शिफ्ट 4, शिफ्ट 5, शिफ्ट 6, शिफ्ट 7, शिफ्ट 8, शिफ्ट 9, शिफ्ट 10, इस तरीके से चलेगा। अब मैंने आपको वो जनरली वो सारे केसेस दिखाए जिसके अंदर क्या होता है कि आप ज्यादा स्कोर करोगे तो आपके मार्क्स ज्यादा इंक्रीज होंगे नॉर्मलाइजेशन में, कम स्कोर करोगे तो कम इंक्रीज होंगे। लेकिन ऐसी भी कुछ शिफ्ट्स होती हैं जिसमें ज्यादा स्कोर करने पे आपके मार्क्स कम इंक्रीज करते हैं। मैं वो एग्जांपल भी आपको दिखाने जा रहा हूं। ठीक है, तो वो भी अभी हम देखेंगे। एक बार मैं सारा चला दूं, ठीक है, मैं वापस आता हूं। तो आपको वैसे वो वाला एग्जांपल ज्यादा माइंड में लेके चलना नहीं है क्योंकि उसमें वेरिएशन ज्यादा होता नहीं है, लेकिन जो मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि आप ज्यादा स्कोर करोगे तो आपके ज्यादा इंक्रीज करेंगे, कम स्कोर होगे तो कम इंक्रीज करेंगे। कुछ शिफ्ट ऐसी भी होती है, जैसे हमारे पास यहाँ पे 9 सितंबर की शिफ्ट 3 आपको दिख रही है। यहाँ पे अगर आप 85 स्कोर कर रहे हैं तो आपका स्कोर इंक्रीज होगा 9.71 और बनेगा इतना। लेकिन अगर आप 166.5 स्कोर कर रहे हैं तो आपका जो इंक्रीज है ना स्कोर के अंदर, ये 8.15 है। तो मतलब ज्यादा स्कोर करने पे जो इंक्रीज हो रहा है वो कम हो रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग तरीके से यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन काम करा है। और 2 या 3 शिफ्ट ऐसी हो जाती हैं हर बार जब मल्टीपल शिफ्ट्स में एग्जाम होता है कि इस तरीके की चीज देखी जाए कि ज्यादा स्कोर कर रहे हो तो कम इंक्रीज होगा, कम स्कोर कर रहे हो तो ज्यादा इंक्रीज होगा। लेकिन आपको तो मैक्सिमम ही स्कोर करना है क्योंकि आप वेरिएशन देखेंगे ना कि भाई यहाँ पे 9, 9.5 का फर्क है, यहाँ पे 8.5 का, सिर्फ 1.5 नंबर का फर्क आया है। यहाँ पे कितने का है? लोएस्ट से हाईएस्ट में भी अगर मैं इधर इतने डेटा पॉइंट पे जा रहा हूं तो सिर्फ 1.5 नंबर का फर्क आया, जो कि बहुत ज्यादा मेजर नहीं है। और इसमें भी ये नहीं है कि किसी ने मैनुअली करके आपको डाल दिया इस तरीके से कि यहाँ पे बस उल्टा कर देते हैं कर्व, ऐसा नहीं है। नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला है उसी में इस तरह की चीजें भी देखी जाती हैं। मैंने 2019 में एक बार नॉर्मलाइजेशन का डिटेल में आपको वैल्यूज अलग अलग रख के एक एनालिसिस करके दिखाया था, शायद अभी भी यूट्यूब पे वीडियो होगी 2019 में इसके टाइम पे। अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आएगा जैसे थोड़ा बहुत डेटा चेंज होता है तो नॉर्मलाइजेशन में किस तरीके से उसका इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, उसमें एग्जैक्टली फॉर्मूला इंप्लीमेंट करके मैंने आप लोगों को वीडियो बनाई थी 4-5 साल पहले। ठीक है, वो देख सकते हो अगर आपको देखनी है, यूट्यूब पे मिलती है। बाकी समझ जाओ कि ऐसा कुछ होता है। एक ओवरव्यू आपको समझना है कि बस एवरेजिंग आउट का काम होता है नॉर्मलाइजेशन में, और कुछ नहीं। और ये ध्यान रखो कि किस शिफ्ट में कितने स्कोर पे कट ऑफ क्लियर हो रही है, जिससे कि जब आप प्रैक्टिस करें तो वो चीज आपके दिमाग में थोड़ा सा रहे कि ठीक है, क्योंकि हर एक शिफ्ट में आपको अलग नंबर लाने पड़ते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी पेपर लेवल। और वो चीज यहाँ पे मैंने आपको इस ग्राफ से भी दिखाई। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। आई होप सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे नॉर्मलाइजेशन से रिलेटेड जो भी रहे हैं। ठीक है, जो जो दिक्कत थी उसके बारे में बात करी हमने। बाकी टेलीग्राम चैनल पे भी स्टेनो की आंसर की आई थी, वो सारे डल गई है। ठीक है, उसकी पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम पे सारी मिल जाएंगे। आरबी की वेबसाइट पे मॉक फॉर्म में स्टेनो के सारे पेपर्स भी अवेलेबल हो जाएंगे आज रात तक। ठीक है, तो वहां पे देख सकते हैं। डिटेल सोल्यूशन अवेलेबल नहीं होता, जो फ्री टेस्ट होते हैं, जो पेड टेस्ट होते हैं उनका रहता है। और बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जैसे अभी आरआरबी एलपी हुआ था, इन सब के पेपर्स भी मॉक फॉर्म में अगर आप देना चाहें सब्जेक्ट वाइज या ओवरऑल, वो डले हुए हैं वेबसाइट पे, आप देख सकते हैं इफ यू वांट टू। अगर आपको जरूरत नहीं है तो अपनी तैयारी अच्छे तरीके से जो भी आप कर रहे हैं करते रहिए, लगे रहिए। आई होप आपको थोड़ा समझने में आसानी हुई हो कि नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ है, किस शिफ्ट में कितने मार्क्स पे सिलेक्शन हो रहा है। बाकी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आप लोगों से यही अलविदा लूंगा। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।